कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों चलिए आ जाइए। आज जो कवर कर रहे हैं कंटिन्यूटी में हम कवर कर रहे हैं फ्री कंसेंट का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन है। ठीक है, क्वेश्चन 5 तक अपन ने कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड जो है वो अपन फोकस करेंगे। नाउ दोस्तों हमारे पास जो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, राइट? यस, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात कर रहा है दोस्तों? मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन मैटर्स ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट. Sohan induced Suraj to buy his motorcycle saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% cost of repairs. After a few days, the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to resign the contract, deciding, giving reasons. RTP में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। Now सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों? मिस रिप्रेजेंटेशन को बताना है, राइट? एंड मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? यस, सेक्शन नंबर 18 पे। तो वहां पे आप मिस रिप्रेजेंटेशन को बता दें। क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन मींस इंक्लूड्स पॉजिटिव असर्शन। वही सारी चीजें जो आपको सेक्शन में बोली थी, राइट? इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। आप उसे बोल नहीं सकते कि जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, राइट? दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, है ना? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में वो मान रहा है कि ये सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं था। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इसकी वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर कोई भी चीज इशू होती है, राइट, तो वो आपको कहां पे ले जाएगा दोस्तों? सेक्शन नंबर 19 पे ले जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए वाले के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? सिर्फ 18 में लिखी हुई बातों को बताना है जो मिस रिप्रेजेंटेशन को कवर कर रहा है। यहां तक क्लियर हूं? यस। Okay, now Sohan induced Suraj to buy his motorcycle saying that it was in a very good condition. Okay, taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% cost of repairs. Okay, now यहाँ पे क्या है? एक देखिए सोहन है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे कौन? सूरज। दूसरा कौन है यहाँ पे? सूरज है दोस्तों। ना यहाँ पे क्या बोल रहा है? सोहन ने सूरज को बोला कि भैया मेरी एक बाइक है और वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, सूरज कंप्लेन दैट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल। मतलब जब इसने इसको दिया तो वो बोल रहा था कि बहुत बढ़िया कंडीशन में, पर जब सूरज ने इसको यूज कर लिया तो उसको समझ में आया कि मोटरसाइकिल जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो ये बोल रहा है जो सोहन ने मोटरसाइकिल सूरज को दिया था, बस मेरे को आप इतना बताना, क्वेश्चन यहाँ पे होगा नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा नहीं, मिस्टेक यहाँ पे है नहीं, ठीक है? मिस्टेक है बट एज टू व्हाट? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। नॉर्मली जो मिस्टेक आएगा दोस्तों बिकॉज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा। फ्रॉड का कॉन्सेप्ट मिस्टेक पे नहीं लगेगा। मिस्टेक हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है मिस्टेक की वजह से, बट ये नहीं बोल सकते कि मिस्टेक की वजह से फ्रॉड हो गया। आगे बात समझ? फ्रॉड का मतलब इंटेंशनल है, वहां पे कोई भी स्कोप मिस्टेक का नहीं है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में मिस्टेक का स्कोप रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा जब मिस्टेक की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि मिस्टेक की बात जो होती है वो मैटर ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ लॉ पे होती है। यस और नो? यस। और यहां पे जो बात हो रही है दोस्तों वो किसकी बात हो रही है? कि उसने जो चीज बताई थी वो अपने हिसाब से सही बता रहा था पर एक्चुअल में वो सही नहीं था। तो क्लियर कट केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन यहां पे है। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो यहां पे इसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया था। यहां पे इसने क्या किया था? मिस रिप्रेजेंटेशन किया था दोस्तों, राइट? यस। अब यहां पे ये बोल रहा था, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मली मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, सीधा केस कहां पे चला जाना चाहिए था? 19 पे, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। यस और नो? यस। पर यहां पे सूरज ने क्या किया? सोहन प्रपोज्ड। अब जब इसने सूरज ने बोला कि भैया ये कंडीशन अच्छी नहीं है, इसकी कंडीशन इसकी अच्छी नहीं है, आप मुझे क्या करो? सोहन प्रपोज टू गेट इट रिपेयर। तो सोहन बोला टेंशन मत लो, है ना, लोड मत लो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइडेबल तो था। 19 बोलता है ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल होगा।
तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वाइडेबिलिटी से बचने के लिए सोहन ने एक प्रपोजल दे दिया। क्या दे दिया कि मैं आपकी बाइक को रिपेयर कराता हूं और 40% प्रॉमिस टू पे 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। तो 60% आप दे देना, 40% रिपेयरिंग मैं दे दूंगा। बोलो हाँ या ना? यस। आफ्टर अ फ्यू डेज, ऐसा सब कुछ होने के बाद आफ्टर फ्यू डेज द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल। ऐसा करने के बाद, ठीक है, कुछ आफ्टर फ्यू डेज द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल। नाउ सूरज वांट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखो, इसने सिर्फ ऑफर दिया था, एक्चुअल में अभी कराया नहीं था। उसने ऑफर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं रिपेयर करा दूंगा, 40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर आप दे देना। जैसे ये ऑफर दिया, कुछ दिन बाद जो है मोटरसाइकिल बिल्कुल काम करना बंद कर दी, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अब सूरज चाहता था रिसाइन करना कॉन्ट्रैक्ट को। बोलो जरा फटाफट से, क्या सूरज अभी भी ये ऑफर आने के बाद रिसाइन कर सकता है या नहीं कर सकता? तो यहां पे दोस्तों सूरज जो है वो रिसाइन नहीं कर सकता था। रीजन इज वेरी सिंपल। क्या कि पहले जब ये प्रपोजल दिया गया इससे बचने के लिए, तो सूरज ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। सूरज ने क्या कर लिया था? इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। और मैंने वहां पे आपको केस बताया था कि राइट, सुमोटो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन इफ consent is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. But once the contract is accepted, once the agreement is accepted, right, it cannot be cancelled again. बात समझ में आ रहा है? यस। तो अगर आप, ये वाइडेबल था, आप शुरू में जाते हैं वाइडेबल का ऑप्शन आप ले सकते थे। आपके पास ऑप्शन था, इधर आप रिसाइंड कर देते कॉन्ट्रैक्ट को या आप एक्सेप्ट कर लेते, राइट? शुरू में था ऑप्शन, बट आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कैसे कर लिया? ये जब उसने ऑफर दिया रिपेयरिंग का एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर का 40% देने के लिए वादा किया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से मना कर दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, राइट, अब अगली बार वो बोल रहा है कि नहीं अब मुझे रिसाइन करना है। तो मैंने क्या रूल बताया था? वंस द contract is accepted even after, right, that you are claiming for viability, and if the person giving you another option as an offer, you are accepting that offer, in that case once you accepted the offer, right, you cannot resign the contract thereafter. I hope I am clear or not clear? Yes दोस्तों, तो पहली बार वाइडेबल था, आपके पास ऑप्शन है, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो। बट एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी, देयर आफ्टर ही कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट वंस ही एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देख लें, यस, देखिए क्या लिखा है यहां पे? इन द इंस्टेंट केस, देखिए यहां पे, yes, in the instant case the aggrieved party in case of misrepresentation, दिया यहाँ पे, yes, misrepresentation by the other party can avoid or resign the contract। तो चूंकि वहां पे misrepresentation था तो avoid और resign कर सकता था, but section 19 बोलता है the aggrieved party loses the right to resign the contract if he after becoming aware of the misrepresentation takes a benefit under the contract। उसको पता है misrepresentation हुआ है और उसके बावजूद भी उसने उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ले लिया है, राइट, या किसी भी तरीके से उसको अफर्म कर दिया है दोस्तों। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस सूरज कैन नॉट रिसाइन द कॉन्सेप्ट एज हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर ऑफ सोहन टू बेयर 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इम्प्लाइडली अमाउंट टू फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। सिंपल लैंग्वेज में यहां पे क्या लिख देंगे दोस्तों? यस, सिंपल लैंग्वेज में यहां पे क्या लिख देना है? यस, कि once aggrieved party takes the benefit of, yes, contract which was caused by misrepresentation of fraud, right? Yes, once he accepted the agreement finally, thereafter he cannot resign the contract। तो लिखना यहां पे अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई आपको? यस, वेरी ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? यस। A student was induced by his teacher to sell his brand new car
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन अपने आप में बोल रहा है स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप हो गया दोस्तों, जल्दी बोले फटाफट से। यस, रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप। रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप बोले जरा फटाफट से, यस और नो। यस, पक्का, 100%। या फिड्यूसरी रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिड्यूसरी रिलेशनशिप। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहाँ पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप था, मतलब यहाँ पे क्या था दोस्तों कि पहले यहाँ पे ट्रस्ट आया, इसके बाद रिलेशनशिप बना। मैंने बताया था आपको। यस, तो ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, ट्रस्ट पहले है एंड देन उसके बेसिस पे अपन रिलेशनशिप बना रहे हैं, डेफिनेटली ये क्या है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। नाउ मेरी बात ध्यान से समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फिड्यूसरी हो या रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप हो, दोनों ही जो है वो कवर होगा। तो ऐसा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना रखना है कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वहां पे एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को डोमिनेट करने का पावर जो है, इमोशनल पावर होना चाहिए। A student was induced by his teacher, तो टीचर स्टूडेंट के केस में यस, इमोशनल पावर है, राइट। एक के पास की दूसरे को, ये विल को वो डोमिनेट कर सकता है, तो डेफिनेटली कवर्ड अंडर अनड्यू, yes, undue influence concept, right? Yes, a student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at less than the purchase price to secure more marks in the examination. क्या बोला टीचर ने? बोला स्टूडेंट को कि वो जो है, राइट, कि अपना ब्रांड न्यू कार जो है वो बेच दे टीचर को एट लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उसने बोला मैं आपको ज्यादा मार्क्स दूंगा, बट आपने अपनी कार को जो है वो परचेज प्राइस से भी बहुत ज्यादा कम दाम में आप मेरे को दे दो। अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, कार बेच भी दी गई, ठीक है। 10 लाख की कार को 1 लाख रुपए में जो है वो स्टूडेंट ने टीचर को बेच दी। ओके, however the father of the student persuaded him to sue his teacher. Now, अब जो स्टूडेंट के पिताजी ने था वो क्या किया, अपने बच्चे को बोला कि जाओ अभी आप जो है उस टीचर के अगेंस्ट में sue करो। State whether the student can sue the teacher. The answer is very much yes. The answer is very much yes. अब इसमें क्या होएगा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ओके, इस केस में क्या होएगा, स्टूडेंट वॉज इंड्यूस, तो यहां पे तो एक आप बोलोगे सर फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट में आने के लिए 3 चीजें जरूरी है। नंबर 2, यस, वन पार्टी हैज पावर, पावर मतलब इमोशनल पावर, यू कैन से पावर टू डोमिनेट the will of other, and तीसरा क्या था, actual undue advantage received। तो कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का। पिक्चर क्लियर? यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां पे, अंडर सेक्शन 16, और 16 आपको कहां पे लेके जाएगा दोस्तों, 19A पे। यही बात की थी मैंने। यस, 19A क्या बोल देगा, ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बोलो हाँ या ना। यस, तो इस केस में क्या तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। यस, मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट के पास राइट है टीचर को सू करने का, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिकॉज दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो। यस, अच्छा, ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से। जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है उसको प्रूफ उसको बर्डन आएगा कि आपको प्रूफ करना है कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो जो स्टूडेंट है यहाँ पे, आपको वो पैसा जो भी अनड्यू एडवांटेज आपने लिया है उसको वापस करना पड़ेगा। अगर, और इसके आगे बोला, अगर स्टूडेंट बोल देता है कि ओके आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो फिर वहां पे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। और इसके बाद अगर एक्सेप्ट करने के बाद अगर स्टूडेंट फिर से सू करना चाहेगा तो फिर से वो सू नहीं कर सकता। दिस इज द मोरल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एज वेल एज मिस्टेक दोस्तों। तो यहाँ पे चूंकि हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो डेफिनेटली वो जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। नाउ सी यहाँ पे आंसर नंबर 7। यस, अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो डायरेक्टली उसमें पूछा था कैन स्टूडेंट सू द टीचर, तो यस
ए कैन sue his teacher on the ground of undue influence. दिख रहा है यहाँ पे? Yes. On the ground of what? Undue influence under the provisions of Indian Contract Act. अब बोलते हैं according to section 16 a contract is said to be induced by the undue influence. देखिएगा यहाँ पे, okay, yes, undue influence where the relation subsisting between the party are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, right? Doesn't matter whether the relation is real or apparent or fiduciary, so doesn't matter, and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. तो सिंपल लैंग्वेज में यही बोल रहा है कि एक तो रिलेशन, और रिलेशन में दोनों कवर होंगे, रियल एंड अपरेंट और फिड्यूसरी रिलेशनशिप। दूसरा क्या होना चाहिए ना, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, तो इमोशनल पावर होना चाहिए उसके पास, एंड एक्चुअल में ऑब्टेन करना चाहिए अनफेयर एडवांटेज। तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई दोस्तों, यस, ये सारी होगी। ओके, इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या था, मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस डॉक्टर एंड पेशेंट वाला रिलेशन। इन केस में अगर क्या होता है दोस्तों, यस, तो ये सारी चीजें हैं तो क्या कहलाएंगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। और फिर बोलता है अगर कोएर्सन हुआ या अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, voidable at the option of the person whose consent was caused. I hope I am clear. Yes or no? Yes. तो 19A यहाँ पे जो है वो लग जाएगा दोस्तों, और yes, voidable at the option of the party हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? yes. तो कोएर्सन के लिए, फ्रॉड के लिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए 19 है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए 19A है, याद रखिएगा। यस, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है दोस्तों। Explain the type of contracts in the following agreements under the Indian Contract Act 1872. X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. And तीसरा केस बोलता है, तो पहला केस क्या हो गया? Yes, पहला केस क्या हो गया? Yes, पहला केस है कि X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. ओके, दूसरा है ए और बी का केस, और तीसरा है जी और एच का केस। तो चलिए आ जाइए, तीनों केस में देखते हैं क्या होगा। पहला बताइए, आगे देखते हैं आंसर, अपना फाइनल आंसर, इसके बाद अपन जो है आईसीआई का आंसर देखेंगे। ओके, एक्स प्रॉमिस टू सेल ए स्कूटर टू वाई फॉर रुपीज 1 लाख, हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट। बोलो जरा फटाफट से, क्या होएगा दोस्तों? गन पॉइंट पे है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, कोएर्सन का कॉन्सेप्ट हो गया, यस और नो? यस, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है किसका, कोएर्सन का। कोएर्सन का कॉन्सेप्ट आया, मतलब क्या पे आ गया दोस्तों, 15 पे, यस और नो? कोएर्सन का कॉन्सेप्ट आया मतलब कहां पे आ गया, 15 पे आ गया। ओके, देन इसके बाद 15 के बाद सीधा कहां पे चले जाओगे आप, 19 पे, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो 15 एंड सीधा आप कहां पे पहुंच जाओगे दोस्तों, 19 पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी, तो ये वाइडेबल होगा, बिल्कुल वाइडेबल है। तो वाइडेबल होगा तो दो चीजें हो सकती, या तो रिसाइंड हो सकता है और या तो एक्सेप्ट हो सकता है। रिसाइंड आप कर सकते हो, बट एक्सेप्ट के बाद आप रिसाइंड नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर? यस। और अगर आप रिसाइंड करोगे तो याद रखिएगा यहाँ पे 64 एंड 72 भी लग जाएगा, कि जो भी आपने बेनिफिट लिया है वो रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? यस। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा यहाँ पे कोएर्सन के केस में, जिसके ऊपर कोएर्सन हुआ है। आई होप आई एम क्लियर? यस। A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019. The contract is very much valid. ठीक है, पेमेंट नहीं दिया है तो मैंने बोला ना फ्यूचर में पेमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना, A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019. कोई पेमेंट नहीं किया। अभी बताओ ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट? ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया, पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ लिमिटेशन ऑफ बार एक्ट, राइट? यस, बार एक्ट यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे 3 साल एक्सपायर हो चुका है, आपने सू नहीं किया था, तो अब आप सू नहीं कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट इज रिमेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यस, सॉरी, बार ऑफ लिमिटेशन नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, बार ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन ऑफ बार एक्ट बोल दिया, नहीं, बार ऑफ लिमिटेशन एक्ट चूंकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 3 साल आपके एक्सपायर हो चुके हैं, आपने सू नहीं किया था इन 3 साल में, तो अब आप आगे सू नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, G agrees to give tuitions to H. ओके ना, यहाँ पे आप देख लो, we cannot sue, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, we cannot sue A for the payment in 2019 as it has crossed 3 years and barred by limitation act. दिखा है यहाँ पे, yes. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years, right, as barred by limitation act. Now we cannot sue A. We cannot sue A. नहीं कर सकता है. Clear or not clear? Yes. Now next point है दोस्तों, ओके तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो यहाँ पे क्या आप लिख दोगे, दैट इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा यहाँ पे. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015, वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट नाउ बार्ड ऑफ लिमिटेशन एक्ट आ चुका है, तो ये अब अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये पूछ रहा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, तो आप आंसर में लिखोगे अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो जब ए ने बी से गुड्स खरीदा था 2015 में, वेरी मच वैलिड कॉन्सेप्ट था, बट नो पेमेंट्स वाज मेड टिल 2019. तो 15 से 19 कितना हो गया दोस्तों, 4 साल हो गया, मतलब 3 साल क्रॉस कर गया, राइट. 3 साल के आप अंदर स्यू कर सकते थे, बट नाउ इट कॉल्ड एज व्हाट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये यहाँ पे आ जाएगा. G agrees to give tuitions to H, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promised to pay G rupees 5,000 per month. ये क्या बोला है, G agrees to give tuitions to H. Okay, pre-engineering student था, from the next month, and H in consideration promised to pay G rupees 5,000 per month. बोलो जरा फटाफट से, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ये? ये सिंपल सी ये नहीं पूछ रहा, केस स्टडी नहीं पूछ रहा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है. कहने का मतलब क्या है, जी ने एग्री कर लिया कि भैया मैं तुमको ट्यूशन दूंगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, एंड एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे जी रुपीज 5,000 पर मंथ, और इसने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा. क्या अभी तक किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? नहीं किया है. तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, राइट. यस. और चूंकि यहां पे दोनों पार्टी ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. आई होप आई एम क्लियर दोस्तों. यस, आप देख लें यहां पे, वेयर जी एग्रीज टू गिव ट्यूशंस टू एच, ओके, प्री इंजीनियर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे. यहां पे भी ये प्रॉमिस कर रहा है. द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट. आई होप आई एम क्लियर दोस्तों. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कम्स. नाउ क्वेश्चन 9 बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे केस स्टडी आई है, तो अगेन फॉर्मेट वही रखना है, अब कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर श्याम owned a motor car. He approached Mr. Harish and offered to sell his motor car for rupees 3 lakhs. Mr. Shyam told Mr. Harish that the motor car is running at a rate of 20 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल. मतलब श्याम ने क्या बोला हरीश को कि मोटर कार जो है रनिंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल. मतलब ये एक मटेरियल फैक्ट हो गया जो श्याम जो है हरीश को कम्युनिकेट कर रहा है. बोथ द फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग. नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, सॉरी, यस, ये देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बोथ द फ्यूल मीटर एंड द स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली. मिस्टर हरीश एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर श्याम. अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कार वर वर्किंग, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी चेकिंग की गई है. बोलो हाँ या ना. चेकिंग की गई मतलब ड्यू डिलिजेंस. बोलो हाँ या ना. कौन सा ड्यू डिलिजेंस, पूरा डिटेल में चेक किया गया है या ऊपर ऊपर से? तो ऑर्डिनरी ड्यू डिलिजेंस लिया गया है. क्या जानने के लिए दोस्तों, ट्रुथ को जानने के लिए. और ये कहीं पे हमने पढ़ाया था आपको, यस, क्या पढ़ाया था कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंट, ये दोनों में से कोई भी एक चीज फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन या तो साइलेंट, क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए किया गया, और सामने वाले ने ड्यू डिलिजेंस लिया है,
तो इसे हम नॉट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यस नो, तो यहाँ पे इसने ड्यू डिलिजेंस ले लिया, बात समझना। यस, मिस्टर हरीश एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर श्याम एंड टुक डिलीवरी ऑफ द कार बाय पेइंग ₹3 lakhs. Okay. After 10 days, Mr. Harish came back with the car and stated that the claim made by Mr. Shyam regarding fuel efficiency, मतलब ये 20 kilometers was not correct and therefore was a case of misrepresentation. अब मेरी बात ध्यान से, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब 18, पिक्चर क्लियर करते चलो। रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिसाइड एंड राइट विद मिस्टर हरीश कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। सीधा सा पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन इस पे है दोस्तों कि हरीश कैन रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन हरीश रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अबव ग्राउंड। बोलो जरा फटाफट से, यस फटाफट से बोलिए दोस्तों, क्या श्याम ने इस केस में मिसरिप्रेजेंटेशन किया है? यस। तो आप एक बात बताओ, जब आप प्रोविजन लिखोगे तो क्या 18 की लिखने की जरूरत है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या 18 को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो, बिकॉज इस केस में उसने क्लियर कट बोल दिया कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। आपसे ये कोई भी क्वेश्चन एज सच मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ रहा है। केस में इसने, बात समझिएगा दोस्तों, इस केस में उसने मिसरिप्रेजेंटेशन बताया कि मिसरिप्रेजेंटेशन है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बीइंग एग्जामिनर मैं आपसे ही नहीं पूछ रहा हूं कि बताओ मैं मिसरिप्रेजेंटेशन किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मिसरिप्रेजेंटेशन मैं खुद ही बोल रहा हूं, राइट? पर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको मिसरिप्रेजेंटेशन लिखना ही नहीं है, आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं लिखते हो तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, मैं ये बोल रहा हूं। बट जो मैंने आपको यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया हुआ है वो आप फॉलो कर लो, आपको पूरा 18 लिखने की जरूरत नहीं, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट, मिसरिप्रेजेंटेशन comes into existence when a person stated the truth believing that it is correct but actually it is not correct. बस इतना लिख दिया ना तो बात खत्म, बस इतना ही लिख देना है आपको कि समझ में आ जाए केस से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बस आप लिख दो, ठीक है? ओके, नाउ डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है ना? मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे मिसरिप्रेजेंटेशन एज इट इज बोला गया, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कंफ्यूजन है सर कहां पे लिखना है कहां पे नहीं लिखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं यूनिवर्सल प्रिंसिपल, राइट? एक लाइन में लिख दो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट यहां पे करने की जरूरत नहीं। हाँ, पूरा फोकस कहां पे रखना है दोस्तों? यहां पे मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉन्सिक्वेंसेस कहां पे? 19 पे। कॉन्सिक्वेंसेस कहां पे है? 19 पे। देखिए जरा यहां पे, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19। अब 19 में क्या बोलता है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझ। 19 बोलता है एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? यस, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो यहां पे, एज पर द सेक्शन 19, अगर कोई भी 19 किसके लिए कवर होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। कोएर्सन के लिए, फ्रॉड के लिए, मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। ये एक चीज लिख देना है, ओके? अब ये बोलता है चूंकि वाइडेबल हो जाता है, मेरी बात ध्यान से समझना, राइट? बट एक एक्सेप्शन था यहां पे, क्या? कि अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस इन दोनों में से कोई भी फ्रॉड करने के लिए किया है, राइट, और दूसरी पार्टी ने क्या किया है? मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस यूज किया हुआ है, जो ऊपर से चेक किया हुआ है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। क्लियर नॉट क्लियर? यस, ये हो गया आपका प्रोविजन। दिस इज द प्रोविजन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां से लेके यहां तक क्या है दोस्तों? प्रोविजन है, ठीक है? यस। अब आएगी एनालिसिस। In the situation given in the question, both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. ये मैंने आपको ये देखिए सर्कल किया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे लिखा था ना आप, यस, ये both fuel and speed meter of the car were working properly perfectly. Yes or no? Yes. तो चूंकि इसका मतलब हो गया कि उसने डिलीजेंस जो है ऑर्डिनरी डिलीजेंस किया हुआ था, मिस्टर हरीश हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। Okay, now
Therefore the contract is not voidable. आ गया पिक्चर क्लियर? यस, कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं है, hence Mr. Harish cannot resign the contract on the above ground. I hope I am clear दोस्तों. यस, तो इस केस में नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ मेरी बात ध्यान समझिएगा. चंदन was suffering from some disease and was in great pain. He went to Dr. Junjunwala whose consultation fees was rupees 300. उसकी जो normal consultation fees थी कितनी थी? 300. The doctor agreed to treat him but on the condition that Chandan had to sign a promissory note of rupees 5000 payable to doctor. ओहो, ये बोले सब नॉर्मल फीस मेरी 300 थी बट मैं आपसे 5000 रुपए लूंगा. चंदन साइन द प्रॉमिस, उसने साइन भी कर दिया एंड गिव इट टू डॉक्टर. ऑन रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज चंदन रिफ्यूज टू ऑनर द प्रॉमिसरी नोट. उसने जैसे ही ठीक हो गया तो उसने भी अपना दैट औकात दिखाई और उसने बोल दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हारे जो है प्रॉमिसरी नोट पे साइन नहीं करूं. स्टेट विद रीजंस. कैन डॉक्टर रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कैन डॉक्टर रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट? बोलो जरा फटाफट से, क्या वो रिकवर कर सकते हैं? एंड द आंसर इज, बोलो जरा, यस कर सकता है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. कॉन्सेप्ट अगेन कहां पे आ रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस. और किस केस में आ जाएगा? मेंटल डिस्ट्रेस के केस में, जहां पे डॉक्टर एंड पेशेंट जो है वहां पे स्पेसिफिकली कवर किया गया है रिलेशनशिप में. यस और नो? चूंकि यहां पे रिलेशनशिप डॉक्टर एंड पेशेंट का था, कवर हो गया. अच्छा, एक के पास दूसरे को डोमिनेट करने का विल है क्या? यस है, क्योंकि सामने वाला डिजीज बीमारी से ग्रस्त और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो अब वो इस कंडीशन में जो भी डॉक्टर बोलेगा उस समय मान लेगा. बोलो हाँ या ना? बट नॉर्मली उसकी फीस कितनी थी दोस्तों? 300. तो यहां पे क्या आ गया? कॉनिवेंस. यस, ये वर्ड था ना एक यहां पे, क्या वर्ड क्या था? लीगल वर्डिंग थी ना वहां पे, बार्गेन, अनरीजनेबल बार्गेनिंग, राइट? तो अनरीजनेबल बार्गेनिंग यहां पे हुई है. बोलो हाँ या ना? यस. भाई 300 रुपए आपकी नॉर्मल फीस है, आप 5000 रुपए ले रहे हो, ये देखते कि सामने वाला दर्द से करा रहा है, आ ऊ कर रहा है, राइट? यस. तो अब अगर ऐसा आप उससे फीस लोगे तो इसने डेफिनेटली क्या मान लिया जाएगा? अनरीजनेबल बार्गेनिंग. तो लेटर ऑन उस एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और वो एट द ऑप्शन, एट हिज ओन ऑप्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है. बट यस, वो 5000 देने से मना कर देगा, पर क्या उसको 300 रुपए फीस देना ही पड़ेगा? यस. तो ओरिजिनल जो प्राइस रहेगी, राइट, एज द कंसेंट वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द दैट इमोशनल कोएर्सन, तो डेफिनेटली उस केस में दोस्तों जो है उसको 300 रुपए देना पड़ेगा, बट 5000 रुपए उसको देने की जरूरत नहीं है. I hope I am clear. Yes. So once aggrieved party has chosen to sign the contract, he need not to pay 5000 rupees to the doctor, but definitely, certainly he has to pay rupees 300 as a consultation fees to the doctor as an original promised. Clear or not clear? Yes. So as if he had made what original promise, the consideration, due consideration, perfect consideration, appropriate and legal consideration was rupees 300. He has to pay for that. I hope I am clear. Yes. तो देखें यहाँ पे फटाफट से. Yes, बाकी वो सारी कहानी वही लिख रहा है यहाँ पे. रियल फिड्यूशियल रिलेशनशिप, ये आ गया. ओके, नाउ 19A में आ जाएगा. 19A में जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण वॉइडेबल हो जाएगा, राइट? बस. But from the fact of the case, Chandan signed the promissory notes. ये रहा. Chandan signed the promissory notes under undue influence applied by doctor. Hence, Dr. Junjunwala cannot recover the amount of promissory note, but can claim his normal consultation fees from Chandan. तो I hope I am clear. 5000 नहीं मिलेगा उसे, पर 300 रुपए लेने का हकदार वो अभी भी है. I hope I am clear. Yes. Question number 11. In the light of the provision of the Indian Contract Act 1872, answer the following. Student was induced by, ये same I think same वाला है, ये same question है. Again 2 बार RTP में आया हुआ है, तो it is one of the important question exam point of view दोस्तों, right? Yes. May 2023 में आने के chances है. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस question को. Okay. Now this question is very very important दोस्तों. Okay. ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते, वो सारा दिमाग हिल जाएगा आपका. कैसे? आ जाओ देखते हैं. करण एग्रीड टू परचेज. ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? करण एग्रीड टू परचेज वुडन टेबल फॉर हिज स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स. ठीक है, करण ने परचेज करने के लिए राजी हो गया वुडन टेबल फॉर हिज स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स.
टेबल वॉज इन अ गुड कंडीशन, ओके, एंड वॉज एग्जामिन्ड बाय करण बिफोर परचेजिंग। यहाँ पे कसम से बोल रहा हूँ आपका दिमाग जो घूम जाएगा दोस्तों, एक शब्द पे दिमाग घूमेगा, पूरी एक शब्द पे ये केस स्टडी है। देखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ऐसी केस स्टडी अगर सीए फाउंडेशन पे आ रही है तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, एस डेफिनेटली लेवल छूटा है, बट इसी तरीके की केस स्टडी जो है सीए फाइनल पे आती है, बट यस उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो और हाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। बट ये जो एक एक शब्द पे केस स्टडी पूछी जा रही है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो केस स्टडी पूछने का पैटर्न है ये फाइनल एंड इंटर एंड फाइनल का है, जो अब फाउंडेशन में पूछा जा रहा है। तो आईसीए चाहती है कि आप जो है पहले से ये फीलिंग लाना स्टार्ट कर लीजिए कि आप फाइनल तक पहुंचने वाले। तो आपको अभी से प्रिपेयर किया जा रहा है कि जब आप फाइनल पे पहुंचे तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए वो फाइनल के लेवल पे जो होनी चाहिए वो अब तक में बन चुकी होनी चाहिए। क्लियर है? यस। तो अपने आप को कमजोर कहीं से भी नहीं समझना है दोस्तों, और फाड़ के रख देना सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? यस। तो करण एग्री टू परचेज वुडन टेबल फॉर ए स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स। टेबल वाज इन गुड कंडीशन एंड वाज एग्जामिन्ड बाय करण बिफोर परचेजिंग। ही फाउंड नो डिफेक्ट इन इट। ही फाउंड नो डिफेक्ट। नाउ मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ओके, ये बोल रहे हैं यहाँ पे करण ने जो है वुडन टेबल खरीदी है फॉर ए स्टडी रूम, ओके, ठीक है, एंड वाज एग्जामिन्ड। इसने क्या ले लिया है, जल्दी जल्दी बोलते जरा फटाफट से, इसने क्या ले लिया है यहाँ पे दोस्तों, ऑर्डिनरी डिलीजेंस ले लिया है, ओके। ही फाउंड नो डिफेक्ट्स इन इट, उसको यहाँ पे कोई डिफेक्ट मिला भी नहीं, एंड पेड ₹20,000 फॉर दैट टेबल। मतलब क्या हुआ, ये केस अगर ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस आ गया तो एक तो पिक्चर क्लियर कर लो, ना ही क्वेश्चन है ना ही ये ड्यू दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ये केस है या तो फ्रॉड का या तो है मिसरिप्रेजेंटेशन का। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अभी तो आगे पढ़ के समझ में आएगा कि इसने फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन। देखिएगा, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। ओहो, इसने ड्यू डिलीजेंस भी कर लिया, इसके बाद भी ये बोल रहा है वन लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन एंड मिस्टर एक्स हैज पेस्टेड द वुड, दैट फेविकोल वगैरह लाके उसको चिपकाया होता, बट वो टेबल जो है वो टूटी हुई थी, एंड ट्राई टू हाइड द डिफेक्ट्स इन द टेबल। कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक? तो अब थोड़ा सा ना आते हैं प्रोविजन पे, ठीक है। तो चलिए आगे हम आते हैं दोस्तों, कहां पे, ये जहां पे ये चीज लिखी हुई थी, कहां पे, ऑर्डिनरी डिलीजेंस मिसरिप्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ था, बोलो हाँ या ना? यस। ये कहां पे लिखा हुआ था, 19 पे लिखा हुआ था। ये बोल रहा था कि अगर आपने क्या किया है, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस, ये वर्ड था, यस, इन केस ऑफ व्हाट, मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस, अगर आप फ्रॉड कमिट करते हो और सामने वाला ड्यू डिलीजेंस ले लेता है, बराबर है, तो ड्यू डिलीजेंस के केस में अगर ड्यू डिलीजेंस ले लिया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस के कारण क्या किया है, फ्रॉड किया है, और सामने वाले ने ऑर्डिनरी डिलीजेंस ले लिया है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस ले लिया है, तो ये नॉट वाइडेबल है। यही है, यस, यही प्रोविजन है। अभी बोल रहा था कि इसने ड्यू डिलीजेंस भी ले लिया है, तो अब ये वाइडेबल हो सकता है क्या? ये बोला कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक। ये तो तभी पॉसिबल है जब वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हो, पर क्या यहाँ पे वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी है? नहीं सर। तो क्या करण टेबल रिटर्न करके अपना पैसा जो है 20,000 रुपए जो उसने दे दिया था, राइट, ये बोल के कि भाई सब बढ़िया है मैं इसको दे रहा हूं, बट अब ये वापस लेना चाहता है ये बोल के कि उसके साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है, उसके द्वारा उसके साथ क्या हुआ है दोस्तों, फ्रॉड हुआ है, और मुझे जो है मेरा पैसा वापस चाहिए। तो करण ने बोला कि सर सुनो, ठीक है, मान लो मैंने आपको फ्रॉड किया हुआ है, पर वाइडेबल तब होता जब आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं लिया था, आपने अपने आप सब कुछ चेक करके देखा है, परख करके देखा है। इसका मतलब है कि अब हम ड्यूटी फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर अच्छा है तो वो आपका, खराब है तो आपका, आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है, हम आपको 20,000 रुपए वापस नहीं देंगे। कोर्ट केस गया कोर्ट के पास।
अब कोर्ट ने इस केस को ना डीप एनालिसिस किया, मेरी बात ध्यान से समझना, और पूछा कि हाँ मिस्टर एक्स बताओ आप क्या कहना चाहते हो। और सर यहाँ पे जो है एक्ट में लिखा हुआ है कि सर मैंने भले ही इसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की हो, पर इस केस में अगर इसने अपना ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल किया हुआ है, तो अब अगर भले ही मैंने फ्रॉड किया है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी कीमत पे वाइडेबल नहीं होगा। कोर्ट ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चा मासूम था, स्टूडेंट था, आप जैसा ही था, पढ़ाई करना चाह रहा था, और इसने जो है इसके साथ जो है वो गलत किया। कोर्ट बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको 20,000 रुपए दिलवाऊंगा। और कोर्ट ने बोला मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स आपने जो है लॉ तो अच्छे से पढ़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, पर आपने लॉ जो है वो सलीके से नहीं पढ़ा है, तो जरा इस बार आ जाओ, मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं और अब आप लॉ सलीके से पढ़ोगे। तो कोर्ट ने जो है बताया कि देखो ये जो आप एक्सेप्शन की बार बार बात कर रहे हो ना, यही है ना वो एक्सेप्शन, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंटली। तो मेरे भाई ये फ्रॉड करने की जो चेष्टा आपने उनके साथ की है वो तब अप्लाई होगी जब आपने मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए फ्रॉड किया हो या आपने चुप रह के फ्रॉड किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात समझना, ठीक है। मैंने बोला कि ये कार मैं बेचना चाहता हूं, आप देख लो कार, अगर आपको जमे तो आप ले लेना, नहीं जमती है तो नहीं लेना। मुझे पता था कि इसका इंजन सीज हो चुका है। क्या बोला मैंने? मुझे पता था कि कार का इंजन सीज है, खराब है, फिर भी मैंने उसके पूछने पे मैंने उसको बोला, ड्यूटी टू स्पीक दे दिया उसने क्वेश्चन करके कि इंजन वगैरह सब, मैंने कहा एकदम जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, आप चाहे तो आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस लेके ट्रूथ आप ढूंढ सकते हो, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ है बाय यूजिंग व्हाट, ऑर्डिनरी डिलीजेंस। उसने सब कुछ देखा, बोले ओके डन। इस केस में क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन किया मैंने या फ्रॉड ही किया था? आगे बताओ, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है? अगर मैं ये बोलता मुझे नहीं पता होता कि इंजन इसका कैसा है, बट मैंने चलाया था, इंजन बढ़िया, सपोज मान लो मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी और मैंने चलाया, मुझे कार अच्छी लगी, बट अचानक मेरी लॉटरी लग गई और मुझे पैसा मिल गया, तो अब मैं नई कार खरीदना चाहता हूं, और अब मैंने बोला कि भाई ये कार है, मैंने अभी अभी खरीदी है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं सर, इसके पुर्जे पुर्जे बढ़िया काम कर रहे हैं, आप इसको ले लो, मैं आपको 3 लाख या 4 लाख रुपए में या 3 लाख रुपए में कार दे दूंगा। अब बंदा ले गया, 10 दिन चलाया, इंजन सीज हो गया उसका, लाके मेरे को बोला कि आपने गड़बड़ किया। मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता था कि इंजन में प्रॉब्लम है, तो अभी कल परसों ही कार खरीदी थी, 1-2 दिन चलाया, बहुत बढ़िया था, मुझे सच में नहीं पता था। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? पर उसके साथ फ्रॉड हो गया, मेरे मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से उसके साथ फ्रॉड हुआ, और उसने चूंकि चेक किया था, समझना, तो ये नॉन वाइडेबल था, एग्रीड। बट अगर मुझे पता है कि इंजन खराब है, फिर भी मैं उसको हाइड कर रहा, फैक्ट को हाइड कर रहा, इंजन का थोड़ा बहुत यू नो दैट उसका प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी रिपेयरिंग करवा के रख दिया कि हाँ भाई 50-100 किलोमीटर चल जाएगा, इसके बाद इंजन स्वाहा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस केस में क्या मैंने मिसरिप्रेजेंट किया या मैंने फ्रॉड किया? बोलो जरा फटाफट से। मैंने फ्रॉड किया। अगर मैंने दोस्त फ्रॉड किया है, अगर मैंने फ्रॉड किया है और फ्रॉड की वजह से फ्रॉड्यूलेंटली, अब मैं वर्ड ऐसे थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, ठीक है, इफ सच कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय नीदर मिसरिप्रेजेंटेशन नॉर बाय साइलेंस बट बाय फ्रॉड इटसेल्फ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, साइलेंस भी नहीं है, फ्रॉड है, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, और उसके बाद वो जो है ऑर्डिनरी डिलीजेंस ले रहा है, तो फिर क्या ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा? नो, this exception is applied only when you did either misrepresentation or you maintain silence, and as a result aggrieved party caused fraud. As a result he accepted the agreement, right? He accepted the promise
after doing what due diligence is non-voidable. But if I did fraud and उसने ड्यू डिलिजेंस भी लिया पर उसको ठीक लगा, ओके क्लियर, यस, इसके बाद उसको समझ में आया कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, जो इसने बोला वो सही नहीं था, मतलब फ्रॉड की वो 5 कैटेगरी याद है, पता है फिर भी मैंने झूठ बोला, पता है मैंने फिर भी सच छुपाया, याद आ गया, या मैंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया हो, या मैंने डिसीव करने के लिए एक्ट किया हो, याद आ रहा है, या वो सारे एक्ट जो कानून बोलता है फ्रॉड है। यहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होगी दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई होगी मैं जानता था फिर भी झूठ बोला। एक तो ये था, कौन से केस में दोस्तों, यहाँ पे मैं जानता था झूठ बोला, या मैं जानता था फिर भी चीजों को छुपा दिया, ये देखो हाइड द डिफेक्ट्स, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, हाइड द डिफेक्ट, जानते हुए भी मैंने सच को छुपाने की कोशिश की है। और इस केस में चूंकि फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, साइलेंस भी नहीं था, आपने एक्चुअल में फ्रॉड किया था, फ्रॉड ही किया था, और एज अ रिजल्ट वो ऑर्डिनरी ड्यू डिलिजेंस लगा के भी, ऑर्डिनरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वगैरह उसने साड़ी घुसेड़ दी ना, ऑर्डिनरी मतलब ऊपर से चेक किया था, उस टेबल दे रहा था, उसने देखा ठीक है, थोड़ा सा हिला डुला के देखो ना बराबर है साहब, पर एक्चुअल में उसकी एक टांग टूटी हुई थी, फिर आपने उसको फेविकोल वगैरह सारी चीजें चिपकाई हुई थी, तो प्रॉपर वहां पे एविडेंस भी था। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर, यस। तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस करने के बाद भी वो फ्रॉड नहीं मिला, क्यों, क्योंकि आपने इंटेंशनली उसको छुपाने की कोशिश की, गलती से अगर वो छुप जाता ड्यू डिलीजेंस करने के बाद भी तो फिर नॉट अवॉइडेबल था, पर आपने जानबूझ के सारी की सारी कोशिशें कर दी, यस और नो, इसके बाद वो जो है ड्यू डिलिजेंस करके भी, ऑर्डिनरी डिलिजेंस करके भी नहीं ढूंढ पाया, तो इस केस में दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन है अप्लाई नहीं होगा, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वाइडेबल। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाएगा, और चूंकि वाइडेबल हो जाएगा, इसमें ऐसे लिखना है आपको कि एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 19 विल नॉट बी अप्लाइड as first party caused the consent of aggrieved party after committing fraud, right? So if first party committing fraud, then irrespective of the fact whether aggrieved party conducted ordinary diligence or not, contract remains voidable. I hope I am clear, yes। अगर आप देख लो यहाँ पे दोस्तों, यस, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी ये, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स व्हेन मेड इंटेंशनली टू डिसीव द अदर पार्टी, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटेंशनली टू डिसीव द पार्टी, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज फ्रॉड। समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस। सेक्शन 17(2) फर्दर स्टेट्स अबाउट एक्टिव कंसीलमेंट। अब 17 जो एक्टिव कंसीलमेंट की बात करते हैं, व्हेन अ पार्टी इंटेंशनली कंसील्स और हाइड्स सम मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी एंड मेक श्योर दैट द अदर पार्टी इज नॉट एबल टू नो द ट्रुथ, in fact makes the other party believe something which is false, then a fraud is committed, fraud हो जाएगा, right, yes। and in case a fraud is committed, the aggrieved party gets the right to resign the contract के section 19 बोलता है। in the present case, ये तो प्रोविजन उसने बता दिया, प्रेजेंट केस क्या बोलता है, करण हैज एग्जामिन्ड द स्टडी टेबल बिफोर परचेजिंग इट फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड कुड नॉट फाइंड एनी डिफेक्ट इन द टेबल एज इट वाज कंसील्ड बाय मिस्टर एक्स, मतलब फ्रॉड किया। तो अगर आपने फ्रॉड कर दिया है और इसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस करे या नहीं करे, मेरी बात समझ में आ गया, यस, तो उस केस में नॉट वाइडेबल होगा, बराबर, वाइडेबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, फ्रॉड है और इसके बाद ड्यू डिलिजेंस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइडेबल। पर मिस रिप्रेजेंटेशन करके और साइलेंस मेंटेन करके अगर फ्रॉड किया है, ये फ्रॉड अगर इंटेंशनली किया है, ऐसे आप यूज कर लो, फ्रॉड अगर इंटेंशनली किया है, राइट, तो वाइडेबल रहेगा। फ्रॉड अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या साइलेंस के कारण हुआ है और उसने ड्यू डिलिजेंस लिया भी है, तो नॉट वाइडेबल होगा।
आई होप आई एम क्लियर, यस, पिक्चर क्लियर। और अगर मिसरिप्रेजेंटेशन साइलेंस मेंटेन किया है, एज अ रिजल्ट फ्रॉड है और ड्यू डिलिजेंस नहीं किया तो अगेन इनवाइटेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है, फ्री कंसेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन पे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे आपको, दैट इज वाइड एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तो उसके लिए आप एक बार प्रिपेयर करके आइएगा, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, तो डिस्कशन करने में ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इजाज़त है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर लेक्चर, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए रियल मोटिवेशन है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।